प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु हम संधारित्र के केस में भी पहले पढ़ चुके हैं और अब प्रतिरोधों का व्हीटस्टोन सेतु पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोध के लिए। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु में देखिए हम क्या है। व्हीटस्टोन, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था और इन्होंने बहुत पहले 1842 ईस्वी में अपना एक सेतु बनाया। सेतु का मतलब ब्रिज, और मतलब एक सर्किट बनाया और इस सर्किट में एक नियम दिया और उस नियम का ही यूज हम अधिकतर सर्किट्स में टिपिकल जो सर्किट होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु में व्हीटस्टोन ने एक सर्किट बनाया इस प्रकार से। ये मतलब एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं में क्या एक एक प्रतिरोध लगाया। एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं और उन चारों भुजाओं में व्हीटस्टोन ने क्या करा, एक एक प्रतिरोध लगाया। ठीक है, इनको चारों को अलग अलग नाम दे दिए। इसका नाम ए मान लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में इस प्रकार से उसने एक परिपथ बनाया और क्या क्या करा कि जो ए और सी के बीच में बाहर से उसने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, साथ में बैटरी के साथ में एक कुंजी लगा दी। कुंजी आप समझते होंगे की का मतलब होता है कि कुंजी को ऑन करेंगे तो बैटरी में, इस बैटरी के द्वारा सर्किट में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो इस कुंजी का नाम K1 दे दिया। बैटरी मान लो B हो गई, जिसके सिरों के बीच में विभवांतर V हो गया। ठीक है, तो V का मतलब इस सिरे पे V वोल्टेज और इस सिरे पे 0, ऐसे ही हम मान रहे हैं लगातार। तो ऐसे ही मान ली, इसके अलग अलग वो प्रतिरोधों के अलग अलग नाम दे दिए। ये R1 हो गया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, इसको R4 मान लिया। ठीक है, तो AC विकर्ण के बीच में ये दो चीज़ें लगाई, एक बैटरी और एक कुंजी। ठीक है, जबकि जो BD विकर्ण है इसके बीच में भी इन्होंने दो चीज़ें लगाई। कहने का मतलब हम इसके बीच में कोई प्रतिरोध भी लगा सकते हैं, जैसे तार है तो तार में भी प्रतिरोध होगा, और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, जैसे बोल दिया गैल्वेनोमीटर। साथ में एक कुंजी और लगा दी, जैसे ये कुंजी थी K1 तो वैसे ही दूसरी कुंजी K2 लगा दी। ठीक है, ये कुंजी हो गई K2। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ का यूज करके व्हीटस्टोन ने अपना एक सर्किट बनाया। ठीक है, चार प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी को जोड़कर। ठीक है, चार प्रतिरोध दिख रहे हैं, R1, R2, R3, R4, चार प्रतिरोध हो गए, एक सेल हो गए, एक धारामापी हो गई और दो कुंजी लगा के उसने एक ये पूरा सर्किट अपना तैयार कर लिया। ठीक है, तो ये तो व्हीटस्टोन सेतु की आपकी क्या है रचना मैंने बता दी कि क्या है। व्हीटस्टोन सेतु चित्र में दिख ही रहा है आपको, चार प्रतिरोध हो गए, R1, R2, R3, R4 को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा है, ABCD के रूप में जोड़ा है और परस्पर क्या है, ये सारे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, एक को इससे, इसको 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 इससे, चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तथा क्या है कि ये इस प्रकार जोड़े हैं कि चतुर्भुज की चार भुजाएं बनाएंगी। ठीक है, AC विकर्ण में क्या जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी, और BD विकर्ण में एक धारामापी जोड़ दी और एक कुंजी K2 जोड़ दी। ठीक है, तो अब इसे देखिए, व्हीटस्टोन जो सेतु है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या इसका सिद्धांत है, क्या इसका संतुलन बिंदु है, ये सब अब हम आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन ने ये सर्किट बनाया और इस सर्किट में क्या बताया हम, देखिए बैटरी है, इस बैटरी से करंट जाएगी, यहाँ पे धारा दो मान लो I धारा है और I धारा यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गई, इसमें I1 बही और इसमें I2 बही। ठीक है, इतना समझ गए होंगे।
अभी देखिए व्हीटस्टोन ने क्या कहा, ये R1 और R3 इन दोनों को उसने क्या करा, फिक्स रखा, इन दोनों को नहीं छेड़ा। R2 के मान में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे। मतलब देखिए व्हीटस्टोन सेतु का जो एक्चुअल का उद्देश्य है वो क्या है कि हमें अगर 1 2 3 4 प्रतिरोध दिए हैं और 4 में से यदि हमें 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं तो चौथे का मान हम निकाल सकते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु ने बताया था कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। ठीक है, कहने का मतलब R1 R3 R2 यदि हमें ये 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं तो हम एक अज्ञात प्रतिरोध R4 को ज्ञात कर सकते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु का मेन काम था कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। ये व्हीटस्टोन सेतु ने इसलिए ये बनाया सर्किट, जिससे कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सके। ठीक है, तो हमारे ज्ञात प्रतिरोध इसमें फ़िलहाल हमने मान लिए जो ज्ञात है हमें, वो R1 ज्ञात है, R2 ज्ञात है, R3 ज्ञात है, जबकि अज्ञात क्या मान लिया, R4 अज्ञात है। तो हम इन 3 की सहायता से इस R4 को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अज्ञात को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए उसने क्या कहा, R1 का मान फिक्स रखा, R3 का मान फिक्स रखा, लेकिन ये R2 को क्या रखा, वेरिएबल रखा, जिसको कि हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करा इसने, R2 का मान जब बदला, ठीक है, R2 के मान बदलने पे क्या होगा, देखिए जैसे ही बदलेंगे तो ये जो धारा है इसमें अलग धारा जा रही है I1, इसमें अलग धारा जा रही है I2। तो जब R2 का मान इसने बदला तो ये जो B बिंदु और ये D बिंदु, इन दोनों का विभव एक समान कर देगा। R2 को थोड़ा बहुत छेड़ के इस प्रकार से कर देते हैं कि B और D बिंदु के क्या होंगे, विभव एक समान होंगे। ठीक है, कहने का मतलब जब विभव समान हो गए तो इस ब्रांच से कोई भी धारा नहीं गुजरेगी। समझ रहे होंगे। देखो शुरुआत से देखो, यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट की थी। ठीक है, इस बैटरी से आई धारा यहाँ आके 2 भागों में डिवाइड हो गई, एक धारा I1 एक धारा I2। ठीक है, अब ये I1 धारा अगर आगे बढ़ेगी तो फिर ये 2 भागों में डिवाइड होगी, एक इस ब्रांच में जाएगी BC ब्रांच में और एक इस ब्रांच में जाएगी BD ब्रांच में। ठीक है, और ऐसी I2 धारा यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड होगी, एक जाएगी DC ब्रांच में और एक जाएगी CB ब्रांच में। होगी कि नहीं होगी। लेकिन व्हीटस्टोन ने क्या बताया कि हम इस जो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, जो ये सर्किट है, इसको तभी यूज करते हैं जबकि ये सर्किट क्या हो, संतुलन अवस्था में हो। किसमें हो, संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था कौन सी बताई मैंने, संतुलन की अवस्था वो होगी जब B तथा D बिंदु, ठीक है, B तथा D बिंदु के विभव समान हों, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, संतुलन की अवस्था कहलाएगी। ये B बिंदु और ये D बिंदु, इसको हमने कैसे समान किया, R2 में थोड़ा बहुत परिवर्तन करा, R2 को हिलाए R1 और R3 फिक्स है, R2 हमारा वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है। तो R2 को हमने इस प्रकार से फिक्स किया कि B और D बिंदु के विभव एक समान हो जाए। और जब विभव दोनों के एक समान हो जाए तो इस ब्रांच से देखो विभव कब, धारा कब बहती है, धारा हमेशा तब बहती है जबकि एक जगह अधिक विभव है, दूसरी जगह कम विभव है और दोनों के बीच में विभवांतर है, विभव में अंतर है, तब जाके हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब जब B और D बिंदु का विभव समान हो गया तो इनके बीच में कोई भी विभवांतर नहीं होगा। कहने का मतलब इस ब्रांच से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में जब ये आ जाएगा हमारा जो ये सर्किट है पूरा, ये कॉम्बिनेशन है, जब ये किस में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में, तो उस समय इस ब्रांच से जो ये BD ब्रांच है उससे कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहने का मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी, शून्य आएगी। मतलब जिस अवस्था में है बिल्कुल स्थिर अवस्था में, उसी अवस्था में रहेगा। ना तो बाईं ओर गैल्वेनोमीटर जाएगा ना दाईं ओर गैल्वेनोमीटर जाएगा, अपनी निश्चित अवस्था में रहेगा। जैसे ही हम ये कुंजी K2 दबाएंगे
हम बार बार कुंजी K2 दबा के चेक करते हैं। जैसे ही हमने R2 को थोड़ा बदला, फिर K2 दबाया, तो देखते हैं कि BD में थोड़ी करंट आई। फिर हमने R2 को और थोड़ा इसको डिफ़र किया, बदल के देखा, तो देखते हैं कि एक स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं बहती। ठीक है, तो कोई भी करंट ना बहने का सीधा मतलब है उस समय B तथा D बिंदु के विभव एक दूसरे के समान हो गए, और वही अवस्था क्या कहलाती है? संतुलन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इस संतुलन की अवस्था में हमने क्या देखा? BD जो ब्रांच है इसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हुई। I1 जो करंट है वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी? अब जब इसमें कोई करंट नहीं बहेगी तो I1 करंट BC से चली जाएगी, और इसमें I2 करंट जो जाएगी वो DC से चली जाएगी, क्योंकि इसमें भी कोई विद्युत धारा इधर प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, क्या देखने को आपको मिला है कि जो ये I1 करंट है ये सीधे की सीधे यहाँ से AB ब्रांच से BC ब्रांच में शिफ्ट हो गई। ठीक है, वो कहाँ नहीं गई? BD ब्रांच में नहीं गई। ठीक है, कहने का मतलब इस करंट के लिए इस BD ब्रांच ने एक पुल का काम किया, जो कि ये पुल को पार करके सीधे दूसरी तरफ चले गई। ठीक है, और वो पुल के कारण ही इसका नाम क्या लिया हुआ है? सेतु। ठीक है, देखिए पुल का क्या काम होता है आप सबको पता है। ब्रिज, सेतु, पुल एक ही चीज़ होती है। इनका क्या काम होता है कि हम नदी के अंदर ना जाके नदी को ऊपर ही ऊपर से पार कर जाते हैं, वही तो हुआ। तो यहाँ धारा I1 ने भी वही काम किया कि धारा I1 इस BD, एक तरह से नदी समझ लो इसे, तो इस नदी में ना जाके I1 करंट को इधर से AB ब्रांच से सीधे BC ब्रांच में ले गया, और ऐसे ही AD में जो I2 करंट थी वो AD ब्रांच से सीधे DC ब्रांच में ले गया। ठीक है, तो ये आपने दोनों चीज़ समझ ली। तो पूछा भी जाता है पेपर में कि इसे सेतु क्यों कहा जाता है? सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि धारा जो है वो डायरेक्ट इस ब्रांच से इस ब्रांच में चली जाती है, इस वाली ब्रांच में धारा नहीं जा पाती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आप समझ गए होंगे क्या हुआ। I1 करंट यहाँ से सीधे I1 करंट यहाँ चले गई, I2 करंट यहाँ से यहाँ चले गई, और इस ब्रांच में क्यों नहीं गई? क्योंकि हमने R2 को इस प्रकार से सेट किया है कि B और D ब्रांच में B और D के विभव हमारे एक समान हो गए। ठीक है, जब विभव समान हो गए तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं बही। ठीक है, तो व्हीटस्टोन जो हमारा ब्रिज है ये केवल तब काम करता है जबकि हमारी संतुलन की अवस्था में होगी। तो जैसे ही हम इसको सेट करते हैं तो हमने बाहर से जो सोर्स लगाया उसके साथ जो बैटरी है K1 दबाया, उसके तुरंत बाद जैसे ही K2 दबाया, तो K1 K2 दबाने के बाद यदि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं आता तो हम बोलते हैं कि हमारा ये जो सेतु है ये संतुलन की अवस्था में आ गया। ठीक है, संतुलन की अवस्था में आप समझ गए होंगे कि जब BD ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। अब संतुलन की अवस्था में जब ये आ जाता है तो व्हीटस्टोन ने बताया उस समय संतुलन की अवस्था में जब B और D बिंदु के विभव समान हो जाते हैं तो उस समय इन भुजाओं में निश्चित अनुपात होता है। कहने का मतलब R1 बटा R2 जो होता है वो R3 बटा R4 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है कि जब व्हीटस्टोन ने क्या बताया कि जब हमारा ये सर्किट संतुलन की अवस्था में आ जाएगा उस समय जो इन प्रतिरोधों में एक निश्चित अनुपात होता है, तो R1 बटे R2 जो अनुपात है वो R3 बटे R4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ये चीज़ हम डेरिवेट भी करके दिखाएंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे। देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है और व्हीटस्टोन ने इस प्रकार का एक सर्किट बनाया। इसकी रचना क्या है? एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं में उसने एक प्रतिरोध लगाए हैं। प्रत्येक भुजा में एक प्रतिरोध R1 लगाया, दूसरा R2, एक R3 और एक R4 लगाया। इसका विकर्ण जो BD है उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया, साथ में एक कुंजी लगाई, और जो उसका दूसरा विकर्ण है AC उसमें एक बैटरी और एक कुंजी लगाई। इस प्रकार से उसने इसको जोड़ के एक पूरा सर्किट बना दिया। ठीक है, अब ये सर्किट क्यों बनाया उसने? तो बनाने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। हमारे 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं, R1, R3, R2 हमें ये 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं।
इन तीनों ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध R4 को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है संतुलन की अवस्था। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ने क्या कहा कि R1 और R3 की वैल्यू तो हमारी फिक्स रहती है, लेकिन R2 को वेरिएबल बना सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो R2 को जब हमने बदला तो ऐसा बदला कि B और D बिंदु के विभव एक दूसरे के समान हो गए। ठीक है, जब B और D बिंदु के विभव एक दूसरे के समान हो गए तो BD ब्रांच से कोई भी करंट नहीं गुजरी। ठीक है, जब BD ब्रांच से हमारी कोई भी करंट नहीं गुजरेगी तो कहने का मतलब वो अवस्था हमारी संतुलन की अवस्था में हो जाएगी। उस अवस्था में क्या होगा, जो AB ब्रांच में करंट बह रही है वो करंट BC ब्रांच में बहने लग जाएगी, और जो करंट AD ब्रांच में बह रही है वो करंट DC ब्रांच में बहने लग जाएगी। इस भुजा में इस तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो जब ये संतुलन की अवस्था आ जाती है उस समय हमारा R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होता है। अब हमें R1, R2, R3 इन तीनों के मान ज्ञात हैं। अब 3 ज्ञात मान रख के हम R4 का ज्ञात मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये व्हीटस्टोन सेतु में टोटल समझाया गया। ठीक है, अब देखिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन आप बहुत ही आसानी से इसका समझ सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करे हैं, और न्यूमेरिकल में आपको 2 चीज़ें बताई, जैसे कि आपको दिख रही है कि ये बैटरी है, बैटरी से ये तार कनेक्ट है। ठीक है, अब बैटरी से जब ये तार कनेक्ट है तो अगर इसके इस सिरे पे V विभव है तो जहाँ तक तार जा रहा है और तार में यहाँ से यहाँ के बीच में ना तो कोई रेजिस्टेंस लगा है ना अन्य कोई चीज़ लगी है, तो इस बिंदु पर भी जो विभव होगा वो कितना होगा, V। ठीक है, और ये 0 है तो वो यहाँ से जा रहा है। कुंजी तो हमने ऑन की है, कुंजी का अपने आप में कोई विद्युत प्रतिरोध नहीं माना जाता, तो यहाँ से 0 से हम यहाँ गए तो यहाँ पे भी विद्युत विभव क्या होगा, 0। तो कहने का मतलब ये जो हमारा सर्किट बना इसके एक सिरे पे वोल्टेज V हो गया और एक सिरे पे वोल्टेज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अभी ये 2 चीज़ हैं B और D। तो मैंने क्या बताया कि संतुलन की अवस्था में इन दोनों का विभव समान होगा। तो मान लो इस अवस्था में यहाँ पे विभव इसका x हो गया, तो संतुलन की अवस्था में D बिंदु का विभव भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपने मान ली। अब हम इसी को लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आपको पता है कि ओम का नियम, हर एक जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच बोल दिया, एक ब्रांच AB हो गया, एक ब्रांच BC हो गया, CD हो गया और एक AD हो गया, इनमें हमने ओम का नियम लगाया। ठीक है, धारा आपको पता है अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम AB ब्रांच में लगाते हैं, AB ब्रांच ही लिख देते हैं, AB ब्रांच में ओम्स लॉ लगाया। ठीक है, ओम्स लॉ आपको पता है V=IR होता है, ये आपने छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो और हमने भी इसके बारे में पूरा एक लेक्चर में आपको बताया था। V वोल्ट विभवांतर होता है, I विद्युत धारा होता है और R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इस ब्रांच में देखिए AB ब्रांच में हमें विभवांतर कितना है, देखिए इस सिरे पे विभव V है, इस सिरे पे विभव x है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, आपको साफ दिख रहा है V-x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। विभवांतर कितना आ जाएगा, V-x। और विभवांतर जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें धारा बह रही है I1 और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो V-x को क्या लिख दिया, I1 × R1। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। समझ गए होंगे। ठीक है, V हो गया और यहाँ पे x, इनमें विभवांतर V-x = I1 R1। ठीक है, अब ऐसे ही हम अलग अलग ब्रांच में ले लेते हैं। AD ब्रांच ले लीजिए, AB ब्रांच हमने ले ली, AD ब्रांच ले लीजिए। तो AD ब्रांच में ओम्स का नियम लगाओ। तो देखिए धारा जा रही है A से D में, मतलब A का विभव D के मुकाबले ज़्यादा होगा, तभी धारा A से D में बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे विभव V है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, V-x = धारा इसमें I2 बह रही है, रेजिस्टेंस R2 है, तो V-x = कितना हो जाएगा, I2 R2। इसको मान लो समीकरण नंबर 2।
ठीक है, 2 समीकरण आपके सामने। अभी तीसरी ब्रांच ले लो, बी सी ब्रांच ले ली। ठीक है, बी सी ब्रांच में देख लीजिए आप, बी सी ब्रांच आपको दिख रही है। इसको देखो ध्यानपूर्वक। इस बी सी ब्रांच में धारा I1 बह रही है, रेजिस्टेंस R3 है। इस बी ब्रांच से और बी सिरे से सी सिरे की ओर धारा जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रही है धारा, इसमें धारा का मान I1 है। ठीक है, तो अभी देखिए जब धारा यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ पे आपको पता है विभव x है, यहाँ पे आपको पता है विभव 0 है, तो इनके बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, x माइनस 0। एक्स माइनस 0 को हम x भी लिख सकते हैं, तो चलो फिलहाल x माइनस 0 ही लिख लेंगे। और इसमें जो धारा बह रही है I1 बह रही है और रेजिस्टेंस R3 है, तो x माइनस 0 इजिकल टू I1 इंटू R3, ये समीकरण नंबर 3 आपका बन गया। अगली ब्रांच आपको फिर दिख रही है, इसको बोलेंगे DC ब्रांच। तो DC ब्रांच में फिर ओम्स का नियम लगाएंगे। DC ब्रांच में भी वही कहानी है, एक सिरे पे आपका विभव x है और दूसरे सिरे पर 0 है, तो विभवांतर x माइनस 0 हो जाएगा। धारा I2 बह रही है, रेजिस्टेंस R2 है, तो I2 R4 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 0 इजिकल टू I2 R4 हो गया। ये समीकरण नंबर 4 आपको दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने हर एक ब्रांच में उनका नियम लगाया और ये 4 समीकरणें अब हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब पहली और दूसरी समीकरण को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देते हैं और तीसरी और चौथी को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या करेंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर लें। तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2, v माइनस एक्स बटा v माइनस एक्स बराबर I1 R1 बटा I2 R2। ठीक है, दोनों समीकरण आपको दिख रही है। v माइनस एक्स से v माइनस एक्स कट गया, 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, तो कहने का मतलब I2 R2 इजिकल टू आपका हो गया I1 R1। ठीक है, इससे अगर हम I2 बटे I1 का मान निकालें तो वो हमारा आ जाएगा R1 बटा R2 के बराबर। इसको मान ली समीकरण नंबर 1। समझ गए होंगे, I2 बटे I1 बराबर R1 बटे R2 के बराबर आ गया। अब ऐसे ही इन दोनों ब्रांच में इसको करो, तो ये तो x है, ये भी x है, तो इसको लिख दिया x बटा x बराबर I1 R3 बटे I2 R4। x कट गया, 1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो I2 R4 बराबर I1 R3। इसमें भी I2 बटे I3 का अगर हम I2 बटे I1 का अनुपात जो आएगा वो R3 बटे R4 के बराबर आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपके सामने हैं और इन दोनों में देखो I2 बटे I1 और इधर I2 बटे I1, मतलब दोनों के जो लेफ़्ट हैंड साइड हैं वो बराबर हैं। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। कहने का मतलब R1 बटा R2 इजिकल टू R3 बटे R4 के बराबर आपका ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, यही चीज़ हमने सिद्ध करनी थी। R1 बटे R2 का अनुपात R3 बटे R4 के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, आपने देख लिया किस प्रकार से हम यहाँ पे पहुँचे। इतना टिपिकल नहीं है, ओम्स का नियम हमने हर एक ब्रांच में लगाया और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बार बार क्वेश्चंस इसका पेपर में पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। इसके साथ में न्यूमेरिकल भी दिया जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में हमने बताया, वैसे हमने प्रतिरोध के लिए ये पढ़ा है और संधारित्र केस में हमने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो ये पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये था कि इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु अब आप देख लिए हैं, तो हमें इस प्रकार से R1 R2 R3 R4 और साथ में एक ब्रांच BD रहती है, इसमें एक प्रतिरोध दिया हुआ मिलता है। ठीक है, तो हमें उन न्यूमेरिकल्स को समझना है और उसमें संतुलन की अवस्था को लगाते हुए R1 बटे R2 इजिकल टू R3 बटे R4 से एक तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, साथ में हम टिपिकल जो हमारे सर्किट होते हैं उनको उनका तुल्य प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए प्यारे बच्चों आज के लिए। बाकी न्यूमेरिकल इसके मैं कल आपको बताऊंगा
और इसके बेस पे जो भी आपको अन्य न्यूमेरिकल बुक में दिखें आप उन्हें भी करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।